नमस्कार बच्चों, लोक संस्कृति और नर्मदा इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्यपुस्तक से पाठ क्रमांक 13वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है लोक संस्कृति और नर्मदा। इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। इस पाठ में अब तक हमें लेखक ने नर्मदा के विशेषताओं के बारे में बताया कि वहाँ की जो सुंदरता है, वहाँ की जो सौंदर्य है वो बहुत ही अद्वितीय है। उसके साथ आरण्यक संस्कृति की विशेषता उन्होंने हमें बताया। अब और भी नर्मदा नदी की विशेषताओं को हमें जानना है। चलिए फिर सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए। तो बच्चों, अब तक हमने क्या पढ़ा कि संस्कृति की कहानी मनुष्य और नदी की जुगलबंदी की कहानी है। श्रेष्ठ गंगा नदी मानी जाती है, लेकिन ज्येष्ठ नर्मदा नदी मानी जाती है। तथा नर्मदा का जो प्रदेश है वह सौंदर्य की दृष्टि से अद्वितीय माना जाता है। आदिम संस्कृतियों का भंडार माना जाता है नर्मदा नदी के प्रदेश में, या नर्मदा नदी के प्रदेश को हम आदिम संस्कृतियों का भंडार मानते हैं। उसी के साथ हमने देखा कि बहुत सारी संस्कृतियाँ नर्मदा नदी के तट पर विकसित हुई है। वैदिक आर्य संस्कृति हम कह सकते हैं, या फिर आर्यावर्त संस्कृति भी यहीं पर पनप रही थी। या फिर आरण्यक संस्कृति जो है वह भारतीय संस्कृति का मूल आधार माना जाता है, और वह आरण्यक जो संस्कृति है वह नर्मदा के तट पर अवश्य विकसित हुई है। उसके बाद लेखक ने हमें कुछ ऋषि मुनियों के नाम लिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा ऋषि मुनियों के आश्रम जो थे वह आरण्यक संस्कृति में नर्मदा तट पर पाए जाते हैं। मार्कंडे जैसे ऋषि, भृगु, कपिल, जमदग्नि जैसे अनेक ऋषियों के आश्रम यहाँ पर आरण्यक संस्कृति के रूप में हमें नर्मदा नदी के तट पर हमने पढ़े हैं उसके बारे में। ऋषियों में अगर नाम लेते हैं तो लेखक कहते हैं कि सुदूर अर्थात अत्यंत दूर, बहुत दूर केरल के शंकराचार्य ने भी इसी नदी के तट पर दीक्षा ली थी, और इसी के तट पर मंडन मिश्र और शंकराचार्य का सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ भी हुआ है। अब देखिए, अगर हम नदी और लोक संस्कृति इसका अगर हम आपसी संबंध अगर लगाते हैं तो मनुष्य का नदी से बहुत घनिष्ठ संबंध है। कैसे संबंध है, थोड़ा विचार कीजिए आप भी। बिल्कुल सही, नदी से हमें सबसे मनुष्य का जीवन आधार जल मिलता है, और जल के बिना, जिस प्रकार सांस के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा, उसी प्रकार जल के बिना मनुष्य नहीं बल्कि पूरी सजीव सृष्टि, पूरी प्रकृति जो है जल पर आधारित है, और नदियों से हमें जल मिलता है। और इस जल के, नदियों का देखो बहुत ही उपयोग हमें होता है। नदियों के जल से हमें पीने के लिए पानी मिलता है, खेतों के लिए हम पानी उसका उपयोग करते हैं। हमारे पूरे दिन का जो दिनचर्या होता है उसमें पानी का संबंध बहुत अधिक होता है, पीने के साथ साथ खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ऐसे बहुत सारे उपयोग हमें नदी के पानी से होता है। और नदी के पानी से ही खेतों में अच्छी फसल आती है। तो इस प्रकार जहाँ पर जिस स्थान पर या जिस प्रदेश में नदियाँ होती है और उस नदियाँ में अगर पानी होता है तो वहाँ का प्रदेश जो होता है हरा भरा होता है, बहुत अधिक विकसित होता है। तो जहाँ पर नदी है वहाँ के लोगों की प्रगति, विकास उस नदी के पानी पर ही होता है। तो इस प्रकार मनुष्य के विकास के लिए, मानव संस्कृति के विकास के लिए ही नहीं बल्कि पूरी सजीव सृष्टि के विकास के लिए जल और नदी या नदी का जल यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। अब देखिए, अगले परिच्छेद में हम देखते हैं कि जिस प्रकार राम की कथा उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ती है, कृष्ण की कथा पूर्व और पश्चिम भारत को जोड़ती है, उसी प्रकार नर्मदा भी देश को
जोड़ने का एक सूत्र है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी नदियाँ बहते हुए एक दिशा से बहते हुए तीनों दिशा में बहती है, अलग अलग दिशाओं में बहती है, और उस नदी का पानी जिस दिशा में बहते है उस दिशा में जो प्रदेश होता है उन प्रदेशों में अन्य नदियाँ एक दूसरे से मिल जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर लेखक ने उदाहरण दिया कि राम की कथा उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ती है और कृष्ण की जो कथा है वह पूर्व और पश्चिम भारत को जोड़ती है। उसी प्रकार नर्मदा भी अलग अलग प्रदेशों में बहती है और उस प्रदेश को, उस देश को जोड़ने का एकमेव महत्वपूर्ण सूत्र माना गया है। आगे लेखक कहते हैं कि नर्मदा के तट पर उत्तर आर्यों की विचार प्रधान संस्कृति और दक्षिण के द्रविड़ों का आचार प्रधान संस्कृति का समन्वय हुआ था। तो अब देखिए यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि उत्तर की जो संस्कृति है अर्थात विचार प्रधान, अर्थात वहाँ के लोगों के द्वारा हमें बुद्धि का संस्कार मिला है, तेज बुद्धि का, तेजस्वी बुद्धि का। और उसी प्रकार दक्षिण से आए हुए द्रविड़, अब देखिए यहाँ पर उत्तर आर्य, दक्षिण द्रविड़, मतलब इसके पहले परिच्छेदों में भी हमने देखा कि अलग अलग दिशाओं के नाम हैं। तो उन दिशाओं से वो संस्कृति भारत में आई थी, नर्मदा नदी के तट में प्रदेशों में विकसित हुई और वही संस्कृति का नाम वहाँ पर दिया गया है। तो अब देखिए अलग अलग संस्कृतियों का समन्वय हमारे भारत की विशेषता मानी जाती है। हम लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा है और हम सब जानते हैं कि हमारे भारत की सबसे बड़ी जो विशेषता रही है वो समन्वय, कि जो विदेशी सत्ता, जो साम्राज्य हमारे भारत में आए, बहुत सारे शासक हमारे भारत में आए, कुछ समय के लिए उन्होंने वर्चस्व स्थापित भी किया, कुछ समय के लिए हमारा भारत अधीनस्थ भी हो गया था। तो लेकिन जो सभ्यता या जो विदेशी लोग, विदेशी साम्राज्य हमारे भारत में आए, कुछ मेहमान बन के आए, कुछ बहुत लंबे समय तक रहे, लेकिन भारत ने अपने संस्कृति के साथ साथ उनके अच्छी संस्कृति, उनके अच्छे सभ्यता को स्वीकार किया। अपने सभ्यता और संस्कृति का विकास करते हुए, उसको न भूलते हुए अन्य साम्राज्य के, अन्य विदेशी सभ्यता और संस्कृति को जोड़ा, जो अच्छी बातें हैं उनको स्वीकार किया। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, इनका एक अलग मिश्रण हमें हमारी भारतीय संस्कृति में पाया जाता है। तो ये इसको हम समन्वय की संस्कृति कहते हैं। तो जो दक्षिण से जो साम्राज्य आए हैं, उत्तर से जो आए, पूर्व से जो आए, पश्चिम से जो आए, तो उनकी विशेषताओं को हमने लिया। तो यहाँ पर देखो उत्तर दिशा की ओर से जो आर्य आए थे वो विचार प्रधान संस्कृति थी, तो उसको हमने स्वीकार किया, भारत की संस्कृति ने उसको स्वीकार किया। दक्षिण के द्रविड़ के द्वारा आचार प्रदान की व्यवहार करना, आचार करना, कृति करना, तो यह सारे संस्कृतियों का समन्वय हमारे नर्मदा नदी के तट पर ही विकसित हुआ है। यहाँ विक्रम संवत और शालिवान शक संवत दोनों का प्रचलन था। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं नर्मदा नदी के तट पर जितने भी संस्कृतियाँ पनप रही थी, तो उसका एक विशेष यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि विक्रम संवत, अगर विक्रम संवत का अगर हम जानकारी हासिल करते हैं तो विक्रम संवत जो है ईस्वी सन पूर्व 51 वर्ष प्रारंभ यह संवत माना जाता है और मालवगण के सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा गर्दभिल्ल के पुत्र विक्रम के नेतृत्व में उस समय विदेशी माने जाने वाले शक लोगों की पराजय के स्मारक में यह प्रचलित हुई थी। तो उस समय विक्रम जो राजा था उनका विजय हुआ था और उस राजा के नाम से वह जो कैलेंडर के अनुसार हम उसको गिनती करते हैं वह विक्रम संवत के रूप में माना जाता है। और शालिवान शक संवत, शालिवान को ही हम शक संवत भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर यह माना जाता है और यह 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर भी देखो शालिवान राजा का विकास हुआ था। उसने फिर देखो पहले शालिवान शक था, फिर विक्रम संवत, फिर शालिवान शक। तो यह सारी हम देखते हैं
कि जिस जिस समय पर जिस जिस शासकों ने साम्राज्य स्थापित किया था उस समय को उस शासकों का नाम भी दिया जाता है और उसके नाम से वह युग माना जाता है। तो इस प्रकार से नर्मदा नदी के तट पर विक्रम संवत और शालिवाहन शक दोनों का भी समन्वय हुआ था, दोनों का भी प्रचलन था। आगे लेखक कहते कि भारत की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर से बहती है। बड़ी नदियों में एक नर्मदा ही है जो पश्चिम की ओर से बहती है। अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अधिकतर नदियाँ जो है हिमालय से होते हुए बहती है, तो इसीलिए पूर्व की ओर से बहने वाली नदियों के बारे में हम जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता नर्मदा नदी की है कि अन्य नदी जो पूर्व नदी और दिशा से बहती है, पूर्व की ओर से बहती है, लेकिन नर्मदा नदी जो है वह एकमेव ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर से बहती है। अमरकंटक में नर्मदा और सोन का उद्गम पास पास है, लेकिन दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाओं में बहती है। अब देखिए यहाँ पर भी नर्मदा और सोन की एक छोटी सी किंवदंती हम या कहानी कह सकते हैं, जिसका वर्णन आगे लेखक कह रहे। लेखक कहते हैं नर्मदा और सोन, यानी सोन मतलब कौन? सोनभद्र, जिसे नद नाम माना गया है। सोनभद्र एक राजा का नाम भी है। तो सोन या सोनभद्र का विवाह होने वाला था, अर्थात नर्मदा और सोनभद्र अर्थात सोन का विवाह होने वाला था। पर सोन नर्मदा की दासी जूहिला पर आसक्त हो बैठा, तो नर्मदा नाराज हो गई। कभी विवाह न करने के संकल्प के साथ पश्चिम की ओर चल दी। तो अब देखिए कहने का तात्पर्य है कि पहले भी नर्मदा नदी जो थी वह पूर्व की ओर ही बहती होगी, लेकिन सोन के साथ उसका विवाह होने वाला था, लेकिन जो सोन था वह नर्मदा से प्यार नहीं करता था, वो नर्मदा की जो दासी थी जूहिला उससे प्यार करता था, और इसी कारण नर्मदा नाराज हो गई। तो वह सोन से नाराज होकर वह विरुद्ध दिशा में बहने लगी और उसी समय उसने कभी विवाह न करने का नर्मदा ने संकल्प किया था, और इस प्रकार वह पश्चिम की ओर बहने लगी। लज्जित सोन फिर पूर्व की ओर बहने लगा, और इस प्रकार दोनों एक दूसरे से विपरीत हो गए। नर्मदा चिर कुमारी कहलाई, इसलिए भक्तगण नर्मदा को अत्यंत पवित्र मानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर भी हमें लेखक नर्मदा नदी के विशेषता बता रहे हैं कि नर्मदा जो है वह चिर कुमारी कहलाई, अर्थात ये सारी किंवदंतियाँ हैं। नर्मदा को हम स्त्रीलिंग कहते हैं, नदियों को हम स्त्रीलिंग मानते हैं। तो बहुत सारी ऐसी हमारी लोक कथाएँ हैं जो नदियों के संबंधित है, प्रकृति से संबंधित ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। तो नर्मदा भी चिर कुमारी रही थी, उसने कभी शादी नहीं की, विवाह नहीं किया था, और इसीलिए भक्तगण जो है वह नर्मदा को अत्यंत पवित्र मानते हैं। अब हमारे भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि अगर हमें तीर्थ यात्रा करना होता है तो तीर्थ यात्रा का जो प्रमुख स्थान होता है वो नदी का तट होता है। जैसे कि कहा जाता है कि गंगा नदी पर स्नान करने पर हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए जीवन में मृत्यु से पहले हम गंगा नदी के पवित्र जल में एक बार तो स्नान करना चाहिए, ऐसे हमारी भारतीय संस्कृति की मान्यता है। तो उसी प्रकार नर्मदा की महत्ता भी उस परिक्रमा से ही सिद्ध हो जाती है। हमारे पुराणों में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि की नदियों का चाहे जितना महात्म्य बताया गया हो, कोई भक्ति इन नदियों की परिक्रमा नहीं करता। जिस प्रकार से गंगा, इतनी सारी नदियाँ हैं लेकिन उसमें से हम सिर्फ गंगा नदी के पवित्र जल से ही स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है, मतलब सारी नदियों से स्नान करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन गंगा नदी की एक अलग विशेषता है। उसी प्रकार से नर्मदा नदी की क्या विशेषता है कि 3.5 अब वहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कि उसकी परिक्रमा करना आवश्यक होता है। हमारे पुराणों में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि नदियों का चाहे जितना महात्मा बताए, लेकिन कोई भक्तगण नदियों का परिक्रमा नहीं करते। घर की तमाम सुख सुविधा छोड़कर एक ही नदी की 3.25 वर्ष की परिक्रमा पूरी करना इस व्रत के एक प्रकार की वीरता है। यह गरीबों के साथ एकरूप होने की भावना है, प्रकृति के सानिध्य में रहने की एक ललक है, और अंतर्मुख होकर सब प्रभु से लो लगाने की आकांक्षा है। तो यहाँ पर देखिए एक श्रद्धा भावना, या हम कह सकते हैं एक विशेष प्रकार की भक्तगणों की श्रद्धा दिखाई देती है। तो बच्चों, इसके अगले परिच्छेद को हम इसके बाद के सेशन में पढ़ेंगे।